हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानसी पर पुनः स्वागत है। हम राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ चुके हैं। राज्य के अर्थ को यानी कि उसका विश्लेषण कर चुके हैं कि राज्य क्या है, राज्य के कौन कौन से सिद्धांत है, चाहे आपके सामाजिक समता सिद्धांत हो या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो, इन सभी की व्याख्या कर चुके हैं। ये आपके राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय है। इसमें 3 परिभाषाओं का यानी कि 3 अवधारणाओं को समझेंगे। कौन कौन सी अवधारणा है? एक है आपके शक्ति, दूसरा है आपके वेदता और तीसरा है संप्रभुता। यानी कि वेदता को औचित्य पूर्णता भी बोलते हैं। यानी कि कंफ्यूजन आपको नहीं होना कि हमारे सिलेबस में तो औचित्य पूर्णता दे रखा है और सर आप वेदता पढ़ा रहे हो, तो इनको आराम से समझना। छोटी छोटी अवधारणा है जिनको आपको समझना है। अगर सत्य की बात करें, देखो शक्ति, वेदता, संप्रभुता, ये तीनों ही आधारभूत अवधारणा है जो किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। अगर शक्ति की बात करें तो प्राचीन काल से ही शक्ति यानी कि जिसकी लाठी उसकी बेस होती आई है। यानी कि मछली न्याय का भी प्रचलन था। मछली न्याय का मतलब ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यानी कि पहले जो शक्तिशाली लोग थे वो निर्बल लोगों को अपने बस में करके यानी कि अपने वश में कर अपना शासन करते थे। यानी कि शक्ति कहीं न कहीं रूप से किसी न किसी प्रकार से प्राचीन काल से आधुनिक समय तक अभी भी अस्तित्व में है। अभी आप देख लीजिए, अनेक विश्व युद्ध हो रहे हैं या अनेक राज्य दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर राजनीति विज्ञान में अगर राज्य की बात बोलो तो उसका मतलब देश होता है। यानी कि राजनीति विज्ञान में देश का प्रयोग राज्य के संदर्भ में ही होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब शक्ति की बात करते हैं। शक्ति क्या होती है? शक्ति का मतलब होता है बाध्य करने की क्षमता। यानी कि बाध्य करने की क्षमता। अब किसी भी तरह से आप बाध्य कर सकते हो, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से बाध्य करने की क्षमता ही शक्ति कहलाती है। जैसा कि बाध्य करके क्या करते हैं, दूसरे की नीतियों को और कार्यों को प्रभावित करते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को किसी भी राज्य को प्रभावित करके उसकी नीतियों को प्रभावित करते हैं और अपने पक्ष में करते हैं, यही शक्ति होती है। तो शक्ति क्या होती है? अब शक्ति से क्या होता है? एक तो शांति होती है। अगर शक्ति रहेगी तो शांति रहेगी। जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था कि राज्य में पहले अराजकता थी, यानी कि एक तरह से शांति नहीं थी। तो शांति नहीं थी तो एक ताकतवर लोग ने शांति स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया, तब जाकर उसके अधीन सभी लोग हो गए। तो शांति भी इससे होती है, सुरक्षा भी इससे होती है, और खुशहाली भी इससे आती है, यानी कि शक्ति के प्रयोग से ही। अगर शक्ति के अपन को भय रहेगा कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो सभी व्यक्ति उसकी बात मानते हैं। तो शक्ति की बात करें, अब शक्ति, अनिक शक्ति और बल और सत्ता में यानी कि तीनों में अंतर देखेंगे कि बल क्या है, सत्ता क्या है। अगर बल की बात करें तो बल शक्ति का एक रूप है। यानी कि शक्ति बल नहीं है, शक्ति का रूप है बल। यानी कि शक्ति का प्रयोग अपन बल के रूप में भी कर सकते हैं, दमन के रूप में भी कर सकते हैं, शांति के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग रूप में अपन बल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि बल शक्ति का एक प्रकार है, न कि शक्ति। इसी तरह सत्ता क्या है? सत्ता का मतलब यह है कि जब शक्ति में वेदता आ जाती है। वेदता का मतलब औचित्य पूर्णता। यानी कि शक्ति में जब उसकी वेदता आ जाती है, यानी कि शक्ति को सब स्वीकार करते हैं। हाँ कि शक्ति, जिसे मान लीजिए मेरा विश्वास हो गया कि ये शक्ति अच्छी है, तो उसमें सत्ता का गुण आ जाता है। यानी कि शक्ति में प्लस अगर वेदता यानी कि औचित्य पूर्णता जुड़ जाती है तो उसको सत्ता बोलते हैं, एक तरह से सरकार बोलते हैं, जिसका फिर सभी ही स्वीकार करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जैसे मान लीजिए वर्तमान में भारत सरकार किसी भी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो अधिकांश जनता उसको मान लेगी। जैसे कोरोना आया, अब कोरोना महामारी में सरकार ने यह आदेश दिया कि लॉकडाउन रहेगा, पूर्णतः बाजार बंद रहेंगे, तो सभी व्यक्तियों ने उसको मान लिया। क्यों माना? उन्हें शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसका क्यों माना? मानने का कारण था कि उसमें वेदता थी। यानी कि उस सरकार में वेदता यानी कि औचित्य पूर्णता, यानी कि उस वेदता का मतलब ये होता है विश्वास। वेदता का मतलब क्या होता है? विश्वास। व से आप देखना, व वेदता में व है और विश्वास में भी व है। यानी कि वेदता का मतलब होता है विश्वास, कि उस शक्ति में विश्वास है। अगर विश्वास है तो वही सत्ता है। तो सत्ता का मतलब होता है स्वीकृति, यानी कि सभी लोग उसमें स्वीकृति देते हैं। इस कारण कोई भी अगर सत्ता आदेश देगी तो उस चीज को सभी व्यक्ति मानेंगे। अगर शक्ति में वेदता नहीं है तो फिर उसको कोई लोग नहीं मानेगा। इसलिए सत्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वेदता हो, और वेदता का मतलब है विश्वास। तो अधिकांश लोगों ने कोरोना महामारी में सरकार का आदेश इसलिए माना क्योंकि सरकार में अधिकांश लोगों की वेदता थी, विश्वास था। इस कारण सभी लोग घर में रहे, किसी ने उल्लंघन नहीं किया। ठीक है। अब शक्ति के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ आप देखो,
हिटलर था, हिटलर ने अपने जो बल के माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया। गांधी जी में भी शक्ति थी, तो गांधी जी ने अपने ज्ञान, अपने असहयोग आंदोलन के माध्यम से शक्ति का प्रयोग किया। यानी कि अलग अलग व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया। ऐसा नहीं है कि शक्ति एक ही तरह की होती है, शक्ति अलग अलग तरह की हो सकती है। यानी कि जिसको कोई बल प्रयोग के माध्यम से कर सकता है, कोई ज्ञान के माध्यम से कर सकता है, कुछ चातुरता के माध्यम से कर सकता है, कोई करिश्मा, जैसे मान लीजिए बाबा लोग है। अब बाबा लोग क्या शक्ति का प्रयोग करते नहीं, उनमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है जिस कारण अधिकांश लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो शक्ति के अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं। जैसे ज्ञान में हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक बहुत बड़ा, तो उनके उसके सामने नतमस्तक होते हैं। किसके प्राप्तियां, जैसे मान लीजिए किसी ने पढ़ाई करके कलेक्टर बन गया, कोई अध्यापक बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो उससे भी उसकी शक्ति की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह संगठन, जैसे संगठन, अगर किसी व्यक्ति का संगठन बहुत बड़ा रहेगा, यानी संगठन में शक्ति होती है। अगर संगठन है, जैसे मान लीजिए आज कोई एक अकेला व्यक्ति है और किसी 10 जनों से लड़ने से डरेगा, जैसे मान लीजिए गांव में आप रहते हो या शहर में आप रहते हो, तो आप पहले ये देखोगे कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर उस परिवार में एकता है, उसमें संगठन है, उसमें कुछ किसी प्रकार के कोई आपसी द्वेष या ईर्ष्या नहीं है, तो उस परिवार से लड़ने से सब डरेंगे कि हाँ उसमें संगठन है, उसे मत लड़ो, वो बहुत ताकतवर है। इसी तरह आकार भी करता है कि कितने आकार बड़ा है छोटा है, तो इस आकार के आधार पर भी शक्ति प्राप्त होती है। जैसे भारत का आकार बहुत बड़ा है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ी है, रूस का भी आकार बहुत बड़ा है, चीन का भी आकार बहुत बड़ा है, तो इन देशों को ताकतवर देश माना जाता है शक्ति के आधार पर। और जिन देशों का आकार छोटा होता है तो उनको सब अरेग उसको आंखें दिखाते हैं। ये चीजें आपको, बस आपको शक्ति के बारे में अपनी जो अवधारणा है और फिट होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं आता, छोटी छोटी अवधारणा है। इसी तरह शक्ति के 3 आयाम है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या होती है? राजनीतिक शक्ति का मतलब सरकार के माध्यम से, जब किसी सरकार को जब राजनीतिक शक्ति यानी कि किसी चुनाव के माध्यम से या किसी भी जनमत के माध्यम से, लोकतंत्र हो या तानाशाही हो, किसी भी प्रजातंत्र हो, यानी कि सबके माध्यम से प्राप्त होती है, उसको राजनीतिक शक्ति बोलते हैं। आर्थिक शक्ति का आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अमेरिका के पास जैसे उसका आर्थिक शक्ति के माध्यम से वो अनेक गरीब देशों का, अविकसित देशों को एक तरह से वो आर्थिक कल्याण करता है, जिस कारण अधिकांश लोग उसकी आर्थिक शक्ति को मानते हैं। इसी तरह विचारधारा शक्ति, अलग अलग विचारधाराओं के 3 आयाम होते हैं। अब आपको 2 परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है जो मोस्ट है। मैंने 2 परिभाषा इसलिए लिखी कि यही परिभाषा आपके बार बार में पूछी जाती है। एक है रॉबर्ट वीरस्टेड। अब वीरस्टेड की जगह बहुत सी बार किताबों में बार्ट स्टेड भी नाम मिलता है, तो बार्ट स्टेड मिले या वीरस्टेड मिले, दोनों का मतलब यही है। ये परिभाषा हर बार आती है आपके, कौन सी? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये आपको ध्यान रखना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी कि मतलब ये नहीं बोलता है कि शक्ति में ये होता है कि वो बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन शक्ति बल प्रयोग का प्रयोग नहीं करता। जैसे अपन नहीं मानते हैं कि अपन किसी भी व्यक्ति का अपना आदर क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें योग्यता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो अधिकांश बच्चे मेरी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बच्चों को पता है कि मैं ही उनकी कॉपी चेक करूंगा, मैं ही उनकी प्रेजेंट लगाऊंगा, यानी कि मेरे में बल प्रयोग की योग्यता है, लेकिन मैं उसका वास्तविक प्रयोग नहीं कर रहा। यानी कि प्रयोग तो नहीं करा, लेकिन अधिकांश व्यक्ति उसमें योग्यता है। तो इस तरह से शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक प्रयोग की। अब बल और वास्तविक में वो ध्यान रखना और बल भी ध्यान रखना, तो वीरस्टेड में व और वो से वास्तविक ध्यान रखना, जिससे आप इस परिभाषा को याद कर सकते हो। यानी कि परिभाषाओं में याद करने के लिए आप कुछ हिंट देख सकते हो। वीरस्टेड में वह है, वास्तविक प्रयोग में भी वह है, तो वास्तविक प्रयोग किस परिभाषा में है? तो इस परिभाषा में, तो वीरस्टेड ने इसकी परिभाषा दी है। इसी तरह बेकर की भी आपको ध्यान रखनी है, राजनीतिक शक्ति से अपृथकनीय है। किसका मानना है कि राजनीतिक शक्ति से अपृथकनीय है? तो बेकर का मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको शक्ति और बल के बारे में बताया था, इसी तरह शक्ति और सत्ता के बारे में बताया था, फिर भी आप देख लीजिए कि शक्ति और बल में क्या अंतर है। शक्ति क्या होती है? शक्ति अप्रकट होती है, अप्रकट मतलब दिखती नहीं है, जबकि बल क्या होता है? दिखता है, यानी कि प्रकट रूप होता है। तो यानी कि शक्ति एक तरह से अप्रकट है और बल एक प्रकट है। यानी कि शक्ति का जब प्रयोग हम बल के रूप में करते हैं तो वो अलग प्रकार है। यानी कि बात कर सकते हैं कि जब बल अमर्यादित और लक्ष्यहीन होता है तो उसको दमन बोलते हैं, कि जब आप अमर्यादित और लक्ष्यहीन प्रयोग करोगे तो उसको दमन बोलते हैं। जब आप स्वीकृत और सीमित नियंत्रित बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप स्वीकृत नियमित प्रयोग का करते हो, तो उसको शक्ति बोलते हैं। इसी तरह शक्ति और सत्ता, जिस तरह शक्ति और बल में अंतर है, उसी तरह शक्ति और सत्ता में अंतर है कि शक्ति तो अप्रकट है और सत्ता क्या है? प्रकट है। यानी कि सत्ता क्या है? प्रकट। जैसे आप देख सकते हैं वो सरकारी सत्ता, उसकी सत्ता, तो इस तरह से। और स्वीकृति और वैधता का माध्यम है, क्या है? सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है कि स्वीकृति
वेदता का माध्यम क्या है, शक्ति और सत्ता। अब शक्ति के 3 प्रकार है, कौन कौन सा, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। लेकिन मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए जो आपको ध्यान रखने हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार है, 3 प्रकार। कौन कौन से, औचित्यपूर्ण शक्ति यानी कि नंबर 1 तो अगर आप बात करें तो मैक्स वेबर ने शक्ति के लिए औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है, यानी कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम शक्ति के लिए औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है, तो मैक्स वेबर ने इसका प्रयोग किया है। और औचित्यपूर्ण शक्ति के लिए यानी कि जो उसे दमनाई की शक्ति का प्रयोग करता है औचित्यपूर्ण शक्ति का, यानी कि इसके 3 रूप बताए, औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 रूप बताए, कौन कौन से, कानूनी शक्ति या वैधानिक शक्ति, दूसरे परंपरागत शक्ति और तीसरी करिश्मावादी शक्ति। अब कानूनी, वैधानिक शक्ति या परंपरागत शक्ति या करिश्माई शक्ति, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है कि कानूनी शक्ति क्या होती है, परंपरागत शक्ति क्या होती है, करिश्मावादी शक्ति क्या होती है। कानूनी शक्ति का मतलब होता है कि जब नियमों के तहत अपन को उस शक्ति प्राप्त होती है, जैसे चुनाव के माध्यम से यानी कानून के अनुसार उसको शक्ति प्राप्त हो रही है, तो उसको अधिकांश लोग पालन करते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि उसको कानून के अनुसार उसको शक्ति मिली है, तो उसका अधिकांश लोग उसका पालन करते हैं। इसी तरह परंपरागत शक्ति का मतलब ये होता है कि अधिकांश लोग परंपरा के या वंश परंपरा के अनुसार उसमें विश्वास करते हैं कि इसकी परंपरा, जैसे वंश के अनुसार, जैसे अभी भी ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में अभी भी राजाओं का शासन है, वहां पर राजा रानी रहते हैं, क्योंकि वहां पर राजतंत्रता प्राचीन काल में, तो अभी भी वहां पर जो राजा रानी है यानी कि एक तरह से वहां पर जो राजतंत्र है अभी भी, यानी कि जो सीमित मतलब वहां है तो लोकतंत्र, लेकिन जो एक तरह से राजा रानी एक तरह से राजतंत्र का प्रतीक है, यानी कि उनका वंश का ही राजा और रानी बनेगा। तो लोगों का विश्वास है कि वहां पर परंपरा या वंश परंपरा के आधार पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि इसका वंश ये है, तो इसी आधार पर उसके विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं परंपरागत शक्ति। इसी तरह करिश्मावादी शक्ति, बहुत से व्यक्ति शक्ति का विश्वास इसलिए करते हैं करिश्मावादी यानी कि व्यक्तित्व गुणों के, यानी कि करिश्मावादी का मतलब है व्यक्तित्व गुणों के आधार पर, यानी कि व्यक्तित्व गुणों के आधार पर बहुत से लोग उस शक्ति में विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू में विशेष गुण थे जिस कारण अधिकांश लोग उनकी बात मानते थे। इसी तरह इंदिरा गांधी है या अटल बिहारी वाजपेयी है या आपके नरेंद्र मोदी है, उनमें व्यक्तित्व गुणों के कारण अधिकांश लोग उनकी बातों को मानते हैं और जो बोलते हैं उनमें विश्वास करते हैं, उसमें करिश्माई व्यक्तित्व के गुण है। इस कारण 3 प्रकार के इन्होंने मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के रूप बताए जो आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, शक्ति में इतना ही मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं वेद्यता की बात करते हैं। वेद्यता क्या है? वेद्यता को औचित्यपूर्णता बोलते हैं। औचित्यपूर्ण का मतलब जो औचित्य है, जिसको औचित्य यानी कि वेद्यता यानी स्वीकृति, क्या होती है? स्वीकृति, यानी कि वेद्यता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है। आपको इनको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बहुत सी बार आ जाता है, यानी कि जिसका अर्थ है जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको तो मैं विशेष रूप से वहां पर अर्थ बताता हूं ताकि आपको वहां पर ध्यान रखे, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उससे ठीक बताता हूं, बाकी इधर उधर कुछ भी आपको नहीं देखना है। अगर वेद्यता की बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है वैधानिक। क्या होता है? वैधानिक, यानी कि वेद्यता में वह है, वैधानिक में भी वह है, दोनों में ध्यान रखना कि वेद्यता का अर्थ है वैधानिक, जो यानी कि जो सब हो, यानी कि जिसके में मूल्य और विश्वास की स्थिति ही क्या कहलाती है? वेद्यता कहलाती है। जिसमें मूल्य हो, जिसमें अधिकांश लोग विश्वास करते हैं उसको वेद्यता बोलते हैं, यानी कि विश्वास की स्थिति ही वेद्यता है, जिसमें अधिकांश लोग विश्वास करते हो। अगर शक्ति में अधिकांश लोग विश्वास करते हैं तो उसको बोलते सत्ता, यानी कि शक्ति में अगर वेद्यता जुड़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? सत्ता। यानी कि अगर उसमें वेद्यता नहीं है, अगर शक्ति में वेद्यता नहीं है तो शक्ति का प्रयोग करने में बहुत कठिनाई होगी। यानी कि शक्ति का प्रयोग अगर वेद्यता नहीं है शक्ति में तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद में अधिकांश लोग उसका विरोध करें और विरोध करने के बाद में क्रांति हो जाए या संघर्ष हो जाए। अगर जिस शक्ति में वेद्यता रहेगी, उसमें विश्वास रहेगा, तो वो शक्ति अधिकांशतः, यानी कि अधिकांश लोग शक्ति को मानेंगे और वो राज्य और देश भी अधिकांशतः चलेगा। जैसे मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी की सरकार है या सरकार है तो अधिकांश लोगों में उसमें वेद्यता है, यानी कि उसमें विश्वास करते हैं, इस कारण उसका जो प्रयोग करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं तो अधिकांश लोग शक्ति को मानते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें विश्वास कम हो गया, यानी कि उसने बर्बर तरीके से, कोई भी सरकार ने, किसी भी सरकार ने उसका बर्बर तरीके से विरोध किया, तो धीरे धीरे उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, यानी कि वेद्यता का कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे लोग अंदर मन में उनमें क्या होगा? एक तरह से डाउट पैदा होगा, यानी कि संदेह पैदा होगा। तो धीरे धीरे उसमें ऐसा हो जाएगा, तो धीरे धीरे लोग उसका विरोध करने लग जाएंगे, यानी कि अब चुनाव में उस सरकार को नहीं लाएंगे। तो अलग अलग स्थिति होती है, यानी कि जिस शक्ति में वेद्यता होगी वही सत्ता कहलाएगी। ठीक है, तो सत्ता क्या होती है? सत्ता का मतलब होता है, क्या होता है? यानी कि शक्ति और सत्ता के बीच में वेद्यता की स्थिति, यानी कि जिस शक्ति में वेद्यता आ जाती है वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। यानी कि शक्ति और वेद्यता का प्लस क्या होता है? वेद्यता कहलाती है। ठीक है,
शक्ति प्लस वेद्यता क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। यानी कि शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? वेद्यता कहते हैं। ठीक है, अब आधुनिक समय में वेद्यता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किसने किया? मैक्स वेबर ने किया। यानी मैक्स वेबर ने सर्वप्रथम आधुनिक वेद्यता का प्रयोग किया, जिसका मतलब था कि विश्वास पर जो भी आधारित होता है उसको बोलते हैं औचित्यपूर्णता या वेद्यता बोलते हैं। वेद्यता या औचित्यपूर्णता, आपको पता है मैक्स वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता भी थे। अगर प्रकार करें तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए, जिस तरह शक्ति के 3 प्रकार बताए, उसी तरह मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के भी 3 प्रकार बताए। कौन कौन से हुए? वही है, बिल्कुल सेम परंपरागत वेद्यता, कानूनी या वैधानिक वेद्यता या करिश्मावादी वेद्यता। अब मैंने आपको इनके बारे में पहले बताया, व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर योग्यता मानकर, परंपरा या वंश परंपरा मानकर 3 प्रकार इसमें बताए हैं। अब वेद्यता पर संकट कब आता है? यानी कि वेद्यता पर संकट जब आता है कि जब मान लीजिए कोई भी सरकार है, कोई भी सत्ता है, जब कानून यानी कि कोई नवीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, यानी कि पुरानी परंपराओं के आधार पर काम करती और नवीन परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करती, तो उसको नवीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर उसके अनुसार परिवर्तन नहीं होगा तो अधिकांश लोग उस पर संकट आ जाएगा। या फिर कोई नवीन संस्थाओं को राजनीति में प्रवेश करता है जो नए नए तरीकों की मांग करते हैं, जिस कारण भी वेद्यता पर संकट आ जाता है। जैसे मान लीजिए कौन कौन से पॉइंट है, जैसे यदि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल ढाल नहीं पाए कोई भी सरकार, इसी तरह नवीन अवस्थाएं आ जाए, यानी कि नवीन समूहों का राजनीति में प्रवेश हो जाए, या परंपरागत संस्थाओं समूह के लिए अस्तित्व का संकट आ जाए, या फिर व्यवस्थाओं के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं। ये क्वेश्चन आता है आपकी कि व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं, यानी कि ये तो बहुत से अभ्यर्थी इसको गलत करके आते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षाएं, ये भी संकट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बहुत से व्यक्ति इसलिए सत्य में इसलिए विश्वास करते हैं कि उनको ये विश्वास है कि इसमें अपने लिए ऐसा करेगा, अपने लिए ऐसा करेगा। ये बहुत आशाएं होती है उससे कि अपने लिए इतनी आशाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए आप घूमने जाओ कहीं और आपने घूमने से पहले ही प्लान बना लिया कि यार वहाँ घूमने जाएंगे तो वहाँ पर हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। आपकी आशाएं होगी, आपकी आकांक्षाएं होगी, और फिर आप वहाँ पर घूमने जाओ और घूमने जाने के बाद में आपको वहाँ कुछ नहीं मिले तो आपको गरा धक्का लगेगा, अरे यार यहाँ तो फालतू पैसे खर्च हो गए, फालतू यहाँ समय की बर्बादी होगी, तो वो आपकी आशाएं आकांक्षाएं टूट जाती है। तो इसी तरह अगर कोई बहुत से व्यक्ति उस सरकार में अत्यधिक आशाएं रखती है, आकांक्षा रखती है, तब उस पर खरा नहीं उतर पाते, तब भी उसमें वेद्यता का संकट आता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकार से बोले, कोई सरकार एक बोल के आए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतनी आशाएं आकांक्षाएं लेकर आए और उस पर खरी नहीं उतरे, तब उस पर संकट आ जाता है, तब उस सरकार को दोबारा निर्वाचित होने में खतरा होता है। ठीक है, तो व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं और आकांक्षा भी एक तरह से खतरा ही है। उन आशा आकांक्षाओं को पूरा नहीं करोगे तो आपको वेद्यता का संकट आ जाएगा। अब है अगली आपकी संप्रभुता। संप्रभुता की बात करें, संप्रभुता क्या है, थोड़ा विस्तार से लिए हुए ये तीनों जो आपकी जो अवधारणा है छोटी छोटी है। इसके बाद में जो आपका चौथा अध्याय है, जैसे समानता है, आपकी स्वतंत्रता है, अधिकार है, न्याय है, वो बहुत बड़ा अध्याय है, वो उसमें समझाने के लिए बहुत समय चाहेगा। अगर बात करें संप्रभुता की, तो संप्रभुता क्या है? देखो, राज्य के 4 तत्व है, मैंने पहले भी बताया, ये 4 तत्वों के बिना राज्य नहीं हो सकता। इसमें से एक भी तत्व नहीं रहेगा तो राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य के लिए 4 तत्व है, कौन कौन से? जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और संप्रभुता। लेकिन जो संप्रभुता है वो सबसे अहम है। संप्रभुता के बिना राज्य हो नहीं सकता। यानी कि संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए एक प्राण होता है, यानी कि एक जीवन होता है, एक सांस होती है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए भारत 1947 से पहले वहां पर भारत में जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, निश्चित भूभाग भी था, लेकिन 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। क्या था? एक राज्य नहीं था, क्योंकि भारत एक गुलाम था। क्यों? क्योंकि भारत में 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, इनकी संप्रभुता नहीं था। अब संप्रभुता क्या होती है समझना। संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेनिटी का हिंदी अनुवाद है। सॉवरेनिटी लैटिन भाषा के सुपरनस से लिया गया है। सुपरनस से लिया गया है, मतलब इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको वेद्यता को ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव से हुआ है। इसी तरह जो संप्रभुता का जो सुपरनस से हुआ है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता। अब सर्वोच्च सत्ता क्या होती है? सर्वोच्च सत्ता का मतलब ये होता है कि राज्य को आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वो स्वतंत्र होता है। यानी कि आंतरिक दृष्टि से वो सर्वोच्च, जैसे 1947 से पहले क्या भारत आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च था? नहीं था, अंग्रेजी सर्वोच्च थे, यानी कि अंग्रेजी सर्वोच्च थे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र होता है। क्या भारत 1947 से पहले अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं था? भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि के जो फैसले थे वो केवल अंग्रेजी रहते थे। यानी कि संप्रभुता का मतलब यही है कि जो राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च हो और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वतंत्र हो, उसको ही क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। तो भारत की जो संप्रभुता थी वो 1947 के बाद में प्राप्त हुई। इस कारण भारत पूर्ण रूप से राज्य कब बना? 1947 के बाद में ही बना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं संप्रभुता। आगे बात करें
संप्रभुता की, तो संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दृष्टि से अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि इसका प्रयोग दो तरह से होता है। आंतरिक दृष्टि से यानी कि राज्य, यानी कि संप्रभुता की दृष्टि से राज्य सर्वोच्च होता है, और बाह्य दृष्टि से राज्य स्वतंत्र होता है। तो इन दोनों की हम देखेंगे कि आंतरिक संप्रभुता क्या है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि ऐसी सत्ता जिसके ऊपर कोई दूसरी सत्ता ना हो, यानी कि राज्य के ऊपर दूसरी कोई सत्ता ना हो, यानी कि उस राज्य को आदेश देने और आदेश मनाने का अधिकार हो, लेकिन वो दूसरे का आदेश का पालन ना करता हो, यानी कि वो सर्वोच्च हो, यानी कि उसके ऊपर कोई दूसरी सत्ता ना हो, उसको बोलते हैं आंतरिक संप्रभुता। इसके बाद में बाह्य संप्रभुता क्या होती है। बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी भी देश को अपने बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता, यानी कि बाह्य स्वतंत्रता का मतलब यह कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, यानी कि किसी भी देश को अपने बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता को ही बाह्य स्वतंत्रता, बाह्य संप्रभुता कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत को पूरी स्वतंत्रता है, यानी कि अपने बारे में निर्णय लेने के लिए, जिसे वो चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में रह सकता है या नहीं रह सकता, वो चाहे तो G20 सम्मेलन में रह सकता है नहीं रह सकता, यानी कि भारत चाहे तो किसी भी समूह से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के किसी भी समूह से बाहर निकल सकता है या उसकी संधियों को मान सकता है, यानी कि अपने बारे में निर्णय करने में वो स्वतंत्र है, उसको बोलते हैं बाह्य संप्रभुता। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाह्य संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हुगो ग्रोसियस ने इसका सर्वप्रथम बाह्य संप्रभुता का प्रयोग किया था। किसने? ग्रोसियस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाह्य संप्रभुता का। अब दो परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बोधा और विलोबी की। बोधा में ब है, विलोबी में व है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोधा ने कहा है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है, यानी कि नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक की पॉइंट पकड़ना है इस परिभाषा को याद करने के लिए। बोधा ने कहा विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो आपको इसमें विधि याद करना है। जैसे विधि में देखोगे तो विधि में व और द है, इसी तरह आप देखोगे बोधा में भी व और द है, तो जिसमें विधि आ जाए उसका मतलब है कि वो परिभाषा किसने दी है, बोधा ने दी है, जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस तरह से आप कुछ चीजें आप याद कर सकते हो। इसी तरह विलोबी कहता है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। क्या है? सर्वोच्च इच्छा, यानी कि संप्रभुता को सर्वोच्च इच्छा किसने बताया? विलोबी ने बताया। अब इसकी अलग अलग विशेषताएं होती है संप्रभुता की, जैसे ये सर्वोच्चता, यानी कि सर्वोच्च होती है, इसके ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं होती, यानी कि राज्य में एक ही सत्ता होती है, जो संप्रभुता होती है वो होती है एक ही होती है, उसके ऊपर कोई दूसरी सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है। वो पूर्णता होती है, यानी कि वो पूर्ण होती है, वो एक तरह से पूरी होती है। इसी तरह सार्वभौमिकता, यानी कि सार्वभौमिकता मतलब है उसके आदेशों को और नियमों को सभी लोग मानते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसके नियमों को नहीं मानते, अगर उसके नियमों और नियमों का पालन नहीं करे तो उसको दंड देने की शक्ति होती है। इसी तरह अदेयता, यानी कि अदेयता का मतलब है कि संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप एक को संप्रभुता जिसमें वो दूसरे को नहीं सौंप सकता, यानी कि वो अदेय होती है, यानी कि उसको आप दे नहीं सकते। इसी तरह स्थायित्व, संप्रभुता स्थायी होती है, उसका क्या होता है? स्थायी होती है, यानी कि वो कभी खत्म होने वाली नहीं होती है। इसी तरह अविभाज्यता, उसको आप टुकड़े नहीं कर सकते, उसको आप बांट नहीं सकते, वो उसको अविभाज्यता होती है, ये विशेषता होती है। अब प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे संप्रभुता के अलग अलग नाममात्र वास्तविक संप्रभुता। अब नाममात्र वास्तविक संप्रभुता का आप उदाहरण दे सकते हो भारत में, जैसे नाममात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति में है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, यानी कि नाममात्र वास्तविक संप्रभुता। इसी तरह विधि और तथ्य संप्रभुता क्या होती है? विधि और तथ्य संप्रभुता, विधि संप्रभुता का मतलब होता है जो नियमों और कानूनों के अनुसार जो संप्रभुता होती है उसको बोलते हैं विधिक संप्रभुता। और तथ्यक संप्रभुता क्या होती है? तथ्यक संप्रभुता बहुत सी बार जब धार्मिक आधारों पर या कोई विशेष परंपराओं के आधार पर जब संप्रभुता अपनी होती है तो उसको बोलते हैं तथ्य संप्रभुता, यानी कि विधि संप्रभुता में केवल कानूनों के अनुसार ही संप्रभुता होती है, लेकिन तथ्य संप्रभुता में शास्त्र से या धार्मिक प्रभाव से भी उसको संप्रभुता हासिल कर सकते हैं। जैसे मध्यकाल में अनेक पोप साम्राज्य थे, अनेक ईसाई साम्राज्य थे, धर्म युद्ध हुए, तो उस समय वो तथ्य संप्रभुता थी। इसी तरह वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता, वैधानिक का मतलब होता है जिसमें, वैधानिक का मतलब ये होता है जिसको कानून बनाने की और जिसको लागू करने की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं वैधानिक संप्रभुता। लेकिन वैधानिक संप्रभुता को जो शक्ति प्राप्त होती है और राजनीतिक संप्रभुता के माध्यम से ही प्राप्त होती है, यानी राजनीतिक संप्रभुता के माध्यम से ही, इसकी इच्छा पर और समर्थन से ही वैधानिक संप्रभुता का अस्तित्व होता है, यानी कि यह निर्वाचन मंडल में होती है राजनीतिक संप्रभुता।
इसी तरह लास्ट है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब होता है जैसे लोगों की इच्छा, यानी कि इसका जो क्वेश्चन आया था कि लोकप्रिय संप्रभुता का कौन इसमें समर्थक है, तो इसमें जीन जैक रूसो आप ध्यान रखना कि लोकप्रिय इच्छा, लोकप्रिय संप्रभुता का जो सर्वाधिक जो सबसे बड़ा समर्थक है वो रूसो था। लेकिन इस संकल्पना का जो दिया वो आल्तुजियस ने दिया। किसने दिया? आल्तुजियस ने इस संकल्पना को दिया था लोकप्रिय संप्रभुता का। लेकिन आपके हर बार रूसो ही पूछा जाता है कि लोकप्रिय संप्रभुता का सर्वाधिक सबसे बड़ा समर्थक कौन था, तो रूसो ही था। बात करते हैं इसका विकास किस तरह से हुआ। अगर संप्रभुता की बात करें, संप्रभुता का विकास प्राचीन काल से होता है, लेकिन सर्वप्रथम हुगो ग्रोसियस ने 16वीं सदी में इसको परिचय कराया। उसके बाद में 19वीं सदी में जीन ऑस्टिन ने इसको स्पष्ट रूप से इसको रेखांकित किया। किसको? संप्रभुता के बारे में सर्वप्रथम ग्रोसियस और जीन ऑस्टिन ने सर्वप्रथम इसको स्पष्ट रूप से इसको स्पष्ट किया था। बाद में इसके अलग अलग सिद्धांत हुए। इनकी संप्रभुता के अलग अलग सिद्धांत है। एक तो एकलवादी सिद्धांत, दूसरा बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत इसमें ये मानता है कि संप्रभुता केवल एक ही होती है, न तो वो अविभाज्य होती है, मतलब ये होता है वो असीम होती है, अविभाज्य होती है, यानी कि सर्वोच्च होती है, वो एक ही होती है, यानी कि राज्य के माध्यम से ही राज्य ही सर्वोच्च संप्रभुता है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे धर्म हो, कुछ भी हो, संस्थाएं हो, समूह हो, या आपके जो भी है सब राज्य के अधीन है, वही सर्वोच्च है। ये मानता है एकलवादी सिद्धांत। इसके 3 समर्थक आपको ध्यान रखना है कौन कौन से? जीन बोधा, फ्रांसिस विद्वान था, ऑस्टिन और ओब्स। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। बोधा, ऑस्टिन, ओब्स ये एकलवादी सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के कौन समर्थक नहीं है, कौन समर्थक है। तीनों विद्वानों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत। अब बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्यों को भी, राज्य जो है, ये जो एकलवादी सिद्धांत है राज्यों को सर्वोच्च मानता है, यानी कि सबसे ऊपर मानता है। इसको असीम शक्तियां हैं, इसका विभाजन नहीं हो सकता। जबकि जो बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य भी अन्य संस्थाओं के समान एक संस्था है, यानी कि जिस तरह समाज भी एक संस्था है, समूह भी एक संस्था है, समिति भी एक संस्था है, तो राज्य भी एक संस्था है। तो इस तरह से राज्य इन संस्थाओं के ऊपर सर्वोच्च नहीं हो सकता, उनको भी केवल उतनी शक्ति प्राप्त है जितने अन्य संस्थाओं प्राप्त है। यानी कि ये मानता है, बहुलवादी सिद्धांत मानता है, ये सर्वोच्च नहीं मानता, ये अन्य राज्यों को भी अन्य संस्थाओं की तरह मानता है। बस इस तरह से ये मानता है कि इस पर राज्य पर धर्म के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, परंपराओं के आधार पर प्रतिबंध लग सकते हैं। कौन मानता है? बहुलवादी सिद्धांत। जबकि एकलवादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य पर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लग सकते, धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं, उस पर वो सर्वोच्च है। लेकिन ये प्रतिबंध लगाते हैं बहुलवादी सिद्धांत, क्योंकि राज्य को वो अन्य संस्थाओं के समान मानते हैं। तो इसमें से कौन कौन है आपके? मेटलिंड आपको याद करना है, लास्की, मैकाइवर, लियो डिग्विड, बार्कर, रॉबर्ट डहल और ग्रोसिस। ये चीजें, ये 5-6-7 विद्वान आपको ध्यान रखने। बाकी और भी है, लेकिन इनको तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। यानी कि राज्य भी समाज के अन्य संस्थाओं के समान है। कौन मानते हैं? बहुलवादी सिद्धांत। उसे भी उतने ही अधिकार है जितने अन्य संस्थाओं को अधिकार है। ठीक है, तो अब ये बहुलवादी सिद्धांत मानते हैं कि अगर अपन एकलवादी मान ले, राज्य को सर्वोच्च मान ले, तो राज्य को निरंकुशता का भय हो सकता है, यानी कि वो स्वयं निरंकुश हो सकता है। इसलिए क्या आलोचना की जाती है? एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि अगर राज्य असीम है, अविभाज्य है, तो वो निरंकुश हो सकता है। इस कारण बहुलवादी सिद्धांत बोलते हैं कि राज्य की निरंकुशता को रोकने के लिए उसमें अलग अलग संस्थाओं की बात, राज्य को भी एक तरह से विभाजन किया जाए। जैसे लियो डिग्विड, लियो डिग्विड ही वाला, लियो डिग्विड बोलता है कि राज्य केवल जनसेवा के लिए है। किसके लिए? राज्य केवल जनसेवा के लिए। राज्य का जो निर्माण हुआ वो जनसेवा के लिए हुआ। जैसे अलग अलग उदाहरण बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, होब्स के बारे में बताया था, आपको लोक के बारे में बताया था, रूसो के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि राज्य की स्थिति प्राचीन काल में किस तरह से थी, बाद में राज्य का निर्माण किस तरह से हुआ। इसी तरह लियो डिग्विड मानता है कि राज्य केवल जनसेवा के लिए। किसका कथन है ये? लियो डिग्विड का कथन है कि राज्य केवल जनसेवा के लिए है। इसी तरह लास्ट कहता है कि राज्य पर रीति रिवाज, धर्म मान्यताओं के आधार पर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं, यानी कि धर्म मान्यताओं के आधार पर कुछ युक्तिगत प्रतिबंध लग सकते हैं, जिस कारण ये बहुलवादी सिद्धांत को मानता है लास्की। इसी तरह बार्कर बोलता है कि समूह को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं है, यानी कि ये एकलवादी ये बोलते हैं कि जितनी भी संस्थाएं, समितियां, उन सबको अस्तित्व में लाने का, उनके जो उत्पत्ति करने का जो अधिकार है राज्य को है। लेकिन ये बार्कर कहता है कि राज्य को नहीं है, अन्य समूह संस्थाएं समाज में पहले से ही है, राज्य से पहले भी है, यानी कि राज्य से
पहले भी कौन थी, समूह, संस्थाएं, कुछ समितियां थी, तो राज्य भी एक तरह से उसका लाने का पहले से ही विद्वान है। तो राज्यों को यह निगमित स्वरूप वाला मानता है, यानी कि जैसे लियो डिक्विड, लास्की, बारकर, जैसे लियो डिक्विड, बारकर, लास्की, ये बहुलवादी सिद्धांत के स्पष्ट है। मैकाइवर, आप नाम सुना होगा समाजशास्त्र में, मैकाइवर बहुत प्रसिद्ध विद्वान समाजशास्त्री है, रॉबर्ट डहल, ग्रोसियस, ये मेटेंट आपको याद करना है। तो संप्रभुता का आपको टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि शक्ति, वैधता, असंप्रभुता का जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है, इनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये याद करना पड़ेगा। इसको याद करने की कोई तरीका नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब तक आपको याद हो जाएगा। अगले अध्याय में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।